तो आज जो हमारे सामने क्वेश्चंस आंसर हैं उसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यानी कि आपको जो चूज करने वाला ऑप्शन था वो नहीं दिया गया है। तो हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा और क्यों आएगा। तो आपका जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है इट इज़ ऑलरेडी 4 PM दे डैश नॉट अराइव येट। तो देखिए दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है उसका मतलब है इट इज़ ऑलरेडी 4 PM, पहले से ही 4 बज चुके हैं। इट इज़ ऑलरेडी 4 PM, पहले से ही 4 बज चुके हैं। अब देखो जो आपका सेकंड सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है दे डैश नॉट अराइव येट। तो देखो दोस्तों, पहली बात कि आपका जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो भी किसका होगा, प्रेजेंट का। अब दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर किसी भी वाक्य में येट आता है, क्या आता है, यट आता है, तो यट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है ना। तो अगर किसी भी वाक्य में यट आता है तो उस वाक्य में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाएगा, यानी कि जहां भी यट आ गया वहां टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि हेल्पिंग वर्ब तो आपको लेनी है हैज या हैव, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म। तो जहां भी यट आएगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। तो आपको दे के साथ लगाना है हैव, फिर हैव के बाद में आएगा नॉट, और जो अराइव है आपको अराइव की वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा दे हैव नॉट अराइव्ड यट। क्लियर है दोस्तों। तो जहां भी आपको यट दिखाई दे वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेना है। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। इसमें लिखा हुआ है, तो बात करते हैं अब सेंटेंस नंबर 2 की। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है रश्मि इज़ नॉट इन द हॉस्टल, जिसका मतलब है रश्मि हॉस्टल में नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास 2 सेंटेंस आते हैं तो पहले ये पता लगाना है कि जो पहला सेंटेंस आपके पास आया वो कौन से टेंस का है। तो आप इसमें देखोगे तो आपको लिखा हुआ है रश्मि इज़ नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है। तो इज एमआर आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो पीछे भी प्रेजेंट आने के चांस 90% हो जाते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं, रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है सी डैश गो आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। अगर प्रेजेंट सिंपल को अगर हम काम में लेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा गोज। तो देखते हैं गोज होता है नहीं होता है। रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है, क्यों, सी गोज आउट, वो बाहर जाती है। नहीं दोस्तों ये नहीं बैठेगा, या गलत है। अब देखते हैं इज एम आर के साथ ING, रश्मि इज गोइंग आउट, रश्मि घर में नहीं है, वो बाहर जा रही है। तो आप सोचने वाली बात है वो घर में नहीं है, तो इसका मतलब बाहर थोड़ी जा रही है, वो तो ऑलरेडी बाहर है। तो आपको यहाँ पे करना है रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है। सी हैज़ गॉन आउट, यानी कि यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेना है। आपका जो सब्जेक्ट है सी वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और हैज के साथ जब V3 करोगे तो गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है, क्यों, क्योंकि सी हैज़ गॉन आउट। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाएगा। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की, जिसमें लिखा हुआ है सीता हर्ट हर लेग, सी कांट वॉक फास्ट। अब देखो जो पीछे वाला सेंटेंस है आपको इसको देख के पता लगाना है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जहाँ भी कैन आता है उसे प्रेजेंट माना जाता है, जहाँ पे कुड आएगा उसे पास्ट माना जाएगा। तो पीछे क्या लिखा हुआ है, सी कांट वॉक फास्ट, वह तेज नहीं चल सकती। सी कांट वॉक फास्ट, वो तेज नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, तो सीधी सी बात है वो तेज नहीं चल सकती क्योंकि उसने अपनी टांग को या अपने पैर को हर्ट कर लिया है, यानी कि काम हो गया। और जो काम हो जाता है वहाँ पे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब देखो सी कांट वॉक फास्ट, अगर ये प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट ही आएगा। बस आपको देखना है कि प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। देखो सिंपल का मतलब ऐसा कोई भी काम जो डेली होता है। तो बताइए क्या सीता अपनी टांग को जो चोटिल करने का काम है क्या वो डेली करती है, नहीं करती, तो इसलिए सिंपल तो नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूअस कब आता है, तब आता है जब कोई काम लगातार चलता रहता है। तो सीता अपनी टांग को चोटिल कर रही है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी नहीं आएगा। तो बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट यानी पूरा, तो जो भी काम कंप्लीट हो जाता है पर पूरा हो जाता है वहाँ पे परफेक्ट टेंस काम में आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इज बेटर। तो आप क्या कहोगे, सीता हैज़
हर्ट हर लेग, सीता अपनी टांग को चोटिल कर चुकी है, इसलिए सी कांट वॉक फास्ट, वो तेज नहीं चल सकती। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हैज हर्ट आएगा? तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा सेंटेंस है वो साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो नहीं चल सकती, तो नहीं चल सकती इसका मतलब ऐसा कुछ हो चुका है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सीता आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और आपको पता है सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है, और जब V3 लगाएंगे तो जो हर्ट की V3 होती है वो हर्ट ही होती है, यानी कि इसकी जो तीनों फॉर्म है वो सेम रहती है। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है सुरेश हैज़ नो मोर बुक्स, सुरेश के पास और किताबें नहीं है टू सेल, बेचने के लिए। तो इसने क्या कहा, सुरेश हैज़ नो मोर बुक्स टू सेल, सुरेश के पास बेचने के लिए किताबें नहीं है। अब देखो दोस्तों, आपका जो पहला सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? देखो, सुरेश हैज़ नो मोर, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप कहोगे कि सर हैज़ या हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन दोस्तों अगर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा, अदरवाइज उसे नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी वाक्य में हैज या हैव आपको दिखाई देता है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, और अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसने कहा सुरेश हैज़ नो मोर बुक्स टू सेल, सुरेश के पास बेचने के लिए और किताबें नहीं है। तो ही यानी वह, आगे लिखा हुआ है सेल, तो बताओ ही सेल्स वो बेचता है, ही इज सेलिंग वो बेच रहा है, या ही हैज सोल्ड ऑल द बुक्स वो सारी किताबें बेच चुका है। तो आप इसको कंबाइन करके देख लो, इसको ज्वाइन करके देख लो, सुरेश के पास बेचने के लिए और किताबें नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी किताबें बेच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा, और आपको लिखना पड़ेगा ही हैज, और सेल की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है सोल्ड, तो आपको करना पड़ेगा ही हैज सोल्ड ऑल द बुक्स। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की, जिसमें लिखा हुआ है दे डैश प्ले इन द सेकंड मैच इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे आपको देखना है कि टाइम कौन सा दिया गया। तो यहाँ पे कोई टाइम तो शो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा द सेकंड मैच इन द मॉर्निंग, जिसका मतलब होता है दूसरा मैच सुबह। तो द सेकंड मैच, दूसरा मैच इन द मॉर्निंग सुबह। तो कुल मिला के इससे पता चलता है कि किसी ऐसे इंसिडेंट को, किसी ऐसी घटना को बताना चाहता है जो काम पहले हो गया। इन द मॉर्निंग सुबह, द सेकंड मैच दूसरा मैच, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि रोज़ ही मॉर्निंग में दूसरा मैच खेला जाता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरा मैच हमेशा सुबह ही खेला जाएगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये काम डेली थोड़ी हो सकता है, इसलिए इस काम को अपन प्रेजेंट सिंपल में तो ले ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई भी काम जो आपको लगता है कि हाँ किसी विशेष समय या घटना पे हुआ होगा, वो पास्ट सिंपल में जाएगा। तो आपको लिखना है दे प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड यहाँ पे आएगी, और आपको लिखना है दे प्लेड द सेकंड मैच इन द मॉर्निंग, यानी कि वे दूसरा मैच सुबह, उन्होंने दूसरा मैच सुबह खेला। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की, जिसमें लिखा हुआ है शिल्पा डैश रीच का मतलब पहुंचना, होम लास्ट इवनिंग। तो दोस्तों इस सेंटेंस में टाइम दिया गया लास्ट इवनिंग, और लास्ट इवनिंग का मतलब होता है पिछली शाम। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में लास्ट के साथ टाइम आ जाए, लास्ट के साथ टाइम आ जाए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट दिवाली, लास्ट होली। तो जिस भी वाक्य में लास्ट के साथ टाइम आएगा वो पास्ट सिंपल की पहचान होगी। तो यहाँ पे लास्ट इवनिंग आ गया, जिसका मतलब ये बात कर रहा है उस काम की, उस एक्शन की जो काम पहले वाले समय में हो गया। तो लास्ट इवनिंग आने के कारण यहाँ पे पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो आपको कहना है शिल्पा, और जो रीच की सेकंड फॉर्म है वो इसमें ईडी लगाने पे हो जाएगी रीच्ड। तो आप कहोगे शिल्पा रीच्ड होम लास्ट इवनिंग, शिल्पा पिछली शाम को घर पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी वाक्य में लास्ट के साथ टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम, पास्ट प्लस टाइम या इन प्लस पिछला टाइम आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है, वहाँ आपको पास्ट सिंपल यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है? सेकंड फॉर्म करनी है। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 7 की। तो देखो सेंटेंस नंबर 7 में लिखा हुआ है दे कंप्लीट का मीन्स पूरा करना, देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ बातें बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी वाक्य में
नाउ आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ, NOW, जिसका मतलब होता है अभी। अगर किसी वाक्य में केवल नाउ आता है ना, यहाँ पे मैं केवल इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि ये जो नाउ है ना, यहाँ पे केवल नहीं है, ये जस्ट के साथ में आया है। क्लियर है दोस्तों? तो वापिस से सुने, अगर किसी वाक्य में नाउ आता है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में आता है। कौन सा टेंस काम में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है इज, एम, आर, ये तो होगी आपकी सहायक क्रिया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो जहां भी वाक्य में नाउ आएगा वहां इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? ING लगेगा। क्लियर है दोस्तों? ये तो थी बात नाउ की। तो नाउ कौन से टेंस की पहचान हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हो गया। अब बात करते हैं नाउ के पहले लिखे हुए वर्ड जस्ट की। किसकी? जस्ट की। तो अगर किसी वाक्य में जस्ट आता है, किसी भी सेंटेंस में आपको जस्ट दिखाई दे जाता है, तो जस्ट पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका मतलब जहां भी जस्ट आएगा वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट फिलअप करना है, यानी कि आपको सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो काम में लेनी है, हैज या हैव। ठीक है ना? हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ, और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन के साथ। तो सहायक क्रिया तो काम में लेनी है हैज या हैव, और इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? थर्ड फॉर्म। तो जहां भी जस्ट आएगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों? वापिस से सुने, जहां नाउ आता है वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है, जहां जस्ट आता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अब देखिए आपके सामने जो सेंटेंस है उसके अंदर जस्ट और नाउ दोनों के दोनों वर्ड एक साथ आ गए। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि जस्ट के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट करें या नाउ के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस करें। तो दोस्तों इसमें भी देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारा कंफ्यूजन क्या है कि बहुत सारे राइटर कहते हैं कि जहाँ पे जस्ट नाउ आता है, जहाँ पे जस्ट नाउ आता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट करो। बहुत सारे राइटर बोलते हैं कि जहाँ जस्ट नाउ आता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट करो, और बहुत सारे राइटर कहते हैं कि जहाँ पे जस्ट नाउ आता है वहाँ पास्ट सिंपल करो। तो कुछ एक का कहना तो क्या है, जहाँ पे जस्ट नाउ आए वहाँ पे कौन सा टेंस करो? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म करो? सेकंड फॉर्म। और बहुत सारे क्या कहते हैं, जहाँ पे जस्ट नाउ आएगा वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट करो, यानी कि आपको हैज, हैव के साथ V3 करनी है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम क्या करें। तो देखो, नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जस्ट आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जस्ट नाउ आए तो पास्ट सिंपल। तो दोस्तों इसको याद करना, जस्ट नाउ आए तो आपको कौन सा टेंस करना है? पास्ट सिंपल करना है। हाँ, हालांकि अगर आप RBSC की बात करोगे, अगर एकेडमिक लेवल की बात करें, 10th या 12th की बात करें, तो वहाँ पे जस्ट नाउ को प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाता है। जो अपना 10th और 12th का लेवल होता है एग्जाम के अंदर, उसमें क्या होता है, जो जस्ट नाउ होता है उसको कौन से टेंस की पहचान, कौन से टेंस के एडवर्ब माना जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन जो अपना कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, जो बैंक SSC वाला लेवल होता है, उसके अंदर जस्ट नाउ को पास्ट सिंपल की पहचान माना जाता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए यहाँ पे जो कंप्लीट है आपको उसकी सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, तभी यहाँ पे पास्ट सिंपल आ पाएगा। तो कंप्लीट की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी? कंप्लीटेड। और आप क्या कहोगे? दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 8 की, जिसमें लिखा हुआ है रमेश फिनिश हिज वर्क बिफोर राखी केम। तो दोस्तों देखिए फिर से वही रूल आपके सामने आ गया। मैंने आपको बोला था अगर किसी वाक्य में आफ्टर या बिफोर आता है तो ये जो आफ्टर और बिफोर है ये हमेशा वाक्य के बीच में आएगा, और आपको बिफोर के पहले और बिफोर के बाद में दो सेंटेंस दिखाई देंगे। एक सेंटेंस तो कहाँ पे आएगा? बिफोर के पहले, और दूसरा सेंटेंस कहाँ पे आएगा? बिफोर के बाद में। तो देखो आपका जो बिफोर है वो बिल्कुल बीचों बीच है, तो एक सेंटेंस इसके पहले है और दूसरा सेंटेंस इसके बाद में है ना दोस्तों? तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है बिफोर का मतलब? पहले। और अगर यहाँ पे आफ्टर आता है तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर के पहले, पहले का मतलब इसके पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है ना? तो बिफोर यानी पहले, इसका जो अर्थ है वो याद करो। बिफोर यानी पहले, तो बिफोर के पहले, है ना? हमेशा हेड के साथ, किसके साथ? हेड के साथ। हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर के पहले, पहले क्या आएगा? हेड के साथ V3, ठीक है ना? और जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस है उधर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो दोस्तों, केम, कम की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम। तो यहाँ पे केम सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि अपना जो रूल है बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे बिफोर आएगा
बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, हैड के साथ V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म। तो देखो राखी केम सेकंड फॉर्म, ये सही है। तो आपको भरना क्या है आगे, आपको आगे भरना है हैड के साथ V3। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, रमेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क, रमेश अपना काम खत्म कर चुका था, बिफोर राखी केम, राखी के आने से पहले। और दोस्तों मैंने आपको कई बार बोला है, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ वो तो पास्ट सिंपल का हिस्सा होता है, और जो काम बहुत पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट का हिस्सा होता है। तो काम दो हो रहे हैं, एक तो रमेश के काम ख़त्म करने का और एक राखी के आने का। तो ये क्या बोल रहा है कि बिफोर राखी केम, राखी के आने से पहले रमेश अपना काम खत्म कर चुका था। तो इसका मतलब राखी आई और रमेश ने भी काम खत्म किया, लेकिन राखी के आने से पहले काम खत्म हो गया, तो मतलब ये काम पहले हो गया, और जो काम पहले हो गया वहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ वहाँ पे पास्ट सिंपल। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। तो देखो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है द गर्ल फॉल फ्रॉम द रूफ, डैश फॉल फ्रॉम द रूफ वाइल फ्लाई ए काइट। सॉरी, यहाँ पे आपको वाइल के बाद में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको सब्जेक्ट सी मानना है। क्या मानना है, सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें दो आपको वर्ब्स मतलब फिल अप करने के लिए मिल जाती है, तो आपको पहले तो देखना है कि जो एक्शन है ना वो काम कौन कौन से हो रहे हैं। तो देखिए एक काम तो हो रहा है फॉल यानी कि गिरने का, और एक हो रहा है उड़ाने का। ठीक है ना, एक काम तो लड़की के गिरने का, द गर्ल फॉल फ्रॉम द रूफ, एक काम तो हो गया रूफ यानी छत से गिरने का, और दूसरा हो गया पतंग के उड़ाने का। अब आप मेरे को बताओ कौन सा काम लंबा चल सकता है, पतंग को उड़ाने का या लड़की के गिरने का। आप थोड़ा सोच के सोचो, मतलब थोड़ा सोचिए कौन सा काम लंबा चल सकता है, कौन सा काम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। काम आपके पास दो हैं, एक तो गिरने का और एक पतंग को उड़ाने का। तो आप कहोगे कि सर जो पतंग उड़ाने का काम है वो थोड़ा लंबा चल सकता है, और जो गिरने का काम है वो लंबा नहीं चल सकता। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं सब 10 मिनट से गिर रहा हूँ, मैं 20 मिनट से गिर रहा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से गिर रहा हूँ, दरवाजे तक आ गया बस नीचे ज़मीन पे आने वाला हूँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आपके पास एक्शन दो है, एक तो गिरने का और एक उड़ाने का। क्लियर है बात। अब आप सोचो कौन सा काम लंबा चल सकता है, तो आप कहोगे कि सर उड़ाने का काम लंबा चल सकता है, और जो काम लंबा चल सकता है उसे तो लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वाज वर्ब के साथ आईएनजी। तो देखो एक बार बोल के देखते हैं, वाइल सी वॉज फ्लाइंग ए काइट, जब वह पतंग उड़ा रही थी, जब वो क्या कर रही थी, पतंग उड़ा रही थी। तो द गर्ल फेल फ्रॉम द रूफ, लड़की छत से गिर गई, यानी कि यहाँ पे जो फॉल है उसकी आपको सेकंड फॉर्म फेल करनी है। क्या करनी है, फेल, और यहाँ पे वाज वर्ब के साथ क्या करना है, आईएनजी। तो दोस्तों ध्यान देना है, अगर आपके पास ऐसे कोई भी सेंटेंस आते हैं तो आप ये देखिए कौन सा काम लंबा चल सकता है। जो काम लंबा खींच सकता है वहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम लंबा नहीं चल सकता है वहाँ पे पास्ट सिंपल। तो काम हुआ पतंग उड़ाने का, लंबा चल सकता है, काम हुआ गिरने का, लंबा नहीं चल सकता। तो जो काम लंबा नहीं चलेगा वहाँ पे सिंपल, और जो लंबा चल सकता है जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, जिसको आप लगातार चला सकते हो, वहाँ पे आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा कोई भी काम जो काफ़ी समय से चल रहा हो, जो कंटिन्यू हो, वहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। और उसी काम के बीच में अगर आपने एक नया काम शुरू कर दिया, ठीक है ना, आप कोई भी काम पहले से कर रहे हो, पहले से आपका काम जारी है, कंटिन्यू है, वो तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। और उसी काम के दौरान आपने एक नया काम शुरू कर दिया तो वहाँ पे पास्ट सिंपल आएगा। जैसे आप कहो कि जब मैं नहा रहा था, जब मैं नहा रहा था मैंने एक सांप देखा। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जब मेरे नहाने का काम जारी था 5-7 मिनट से, तो उसी दौरान उसी काम के बीच में क्या हुआ, मैंने एक सांप को देखा। आप बोल सकते हो कि जब मैं पतंग उड़ा रहा था, जब मैं पतंग उड़ा रहा था मैंने मुकेश को देखा। तो मतलब काम आपका पहले से जारी था और उसी काम के बीच में आपने एक नया काम कर दिया मुकेश को देखने का। समझ में आई दोस्तों। जब मैं
सड़क पे जा रहा था, मुझे 100 का नोट मिला। तो आप क्या कहोगे, जब मैं सड़क पे जा रहा था यानी कि मेरा काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और उसी दौरान क्या हो गया, चलते 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 चलते, यानी कि ये काम तो आपका कंटिन्यू था क्योंकि आप लंबे समय से कर रहे थे और उसी दौरान क्या हुआ, इसी काम के दौरान क्या हुआ कि आपको 100 का नोट मिल गया। तो दोस्तों समझ में आ गया, ऐसा कोई भी काम जो लंबे समय से चलता रहता है वहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूस आता है और उसी काम के बीच में कोई नया काम शुरू हो जाता है तो वहाँ पास्ट सिंपल आता है। तो पतंग उड़ाने का काम काफ़ी लंबे समय से जारी था, तो यहाँ पे वॉज फ्लाइंग आ गया, उड़ा रही थी। अब उड़ाते उड़ाते क्या हुआ, उड़ाने के दौरान क्या हुआ कि वो लड़की का पैर फिसला और वो गिर गई, यानी कि वो जो काम था ना गिरने का, उस उड़ाने वाले काम के बीच में हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। हम बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ हिंदी में आपको बताऊँ कि जब मैं कपड़े धो रहा था मुझे 5 रुपये मिले। तो सीधी सी बात है, मेरा काम जारी था कपड़े धोने का और उसी के दौरान उसी काम के बीच में क्या हुआ, 5 का सिक्का मुझे मिल गया। ठीक है ना दोस्तों। जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे राम ने देखा। तो राम ने मुझे कब देखा, जब मेरा खाना खाने का काम चल रहा था। जब मैं सो रहा था उसने मेरे ऊपर पानी डाला। तो मेरा तो काम जारी था सोने का और उसी काम के बीच में क्या हुआ, उसने पानी डाल दिया। तो जो काम बीच में शुरू होता है, बीच में स्टार्ट होता है, वहाँ पे तो पास्ट सिंपल आता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। इसमें लिखा हुआ है इट के बाद में डेस, आगे आ गया रेन हैवीली सिंस मंडे। हैवीली का मतलब होता है भारी, और देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, सिंस मंडे। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर किसी भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है, अगर किसी भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक तो ये वाला टेंस और दूसरा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। तो जिस भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आया, जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ क्या आ गया, टाइम आ गया, वहाँ दो टेंस आ सकते हैं। एक तो आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और एक आ सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ दोस्तों, सिंस या फॉर के आने के कारण। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करते हो तो आपको भरना पड़ेगा हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हैज बीन या हैव बीन, या तो हैज बीन और हैज बीन नहीं करते हो तो हैव बीन। ठीक है ना। लेकिन आगे जो मेन वर्ब आएगी उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, है ना। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस करते हो सिंस या फॉर को देख के तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो लेनी पड़ेगी हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा आईएनजी। तो जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया जा सकता है। अब आपको देखना है कि सिंस या फॉर आ गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करोगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करोगे। तो दोस्तों जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया, जैसे आ गया ना सिंस मंडे, वहाँ आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। ठीक है ना दोस्तों। सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो ये पहचान तो दोनों टेंस की है ना, लेकिन आपको जो प्राथमिकता देनी है, आपको जो सबसे पहले सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है, वो कौन से टेंस का करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसलिए आपको इस सेंटेंस के अंदर आपको लिखना है इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है ना। अब आपको कहोगे सर हैज़ क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है इट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम में ली जाती है। तो यहाँ पे इट के साथ सहायक क्रिया आएगी हैज़ बीन और जो रेन है उसमें लग जाएगा आईएनजी। तो आपका वाक्य होगा इट हैज़ बीन रेनिंग हेवीली सिंस मंडे, यानी कि मंडे से बहुत भारी बारिश हो रही है। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि सिंस का यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के साथ और फॉर का यूज़ होता है इनडेफिनेट टाइम के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो सेंटेंस है जो उनकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोलें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो देखें और दूसरों को बताएं। थैंक यू और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।